दोस्तों, आज की शाम विशेष होने वाली है क्योंकि आज जेसीआई घरौंडा ने एक विशेष प्रोग्राम रखा है। आज इस प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे उन तीन महिलाओं से, उन तीन लेडीज़ लीडर से जिन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर अपने कार्य से बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया है, बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं, अपने परिवार के अंदर, समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर उन्होंने एक सशक्त भूमिका निभाई है। हमारे वेदों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और भारत तो वो देश रहा है जहाँ की नारियाँ हमेशा से ही अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपनी पराकाष्ठा उन्होंने पूरे विश्व के अंदर दिखाई है। अगर पौराणिक काल की बात करें तो विदुषियाँ बहुत सारी हुई हैं। वेदों के अंदर गार्गी का नाम आता है, मैत्रेयी का नाम आता है, अनुसुईया का नाम आता है। ये वो विदुषियाँ थी जिन्होंने उस समय के वेदांतियों के साथ, उस समय के महर्षियों के साथ, उस समय के विद्वान लोगों के साथ शास्त्रार्थ किए। और खाली शास्त्रार्थ नहीं किए, मनुष्य क्या है, वो इस धरती पे क्यों आया है, क्यों उसका जन्म हुआ है, जन्म से पहले वो क्या था और जन्म के बाद वो क्या होगा, उस पूरी यात्रा के अंदर उन्होंने अपने ज्ञान को खंगाला है और वो चीज़ जानने का प्रयास किया है जिसे आज का समाज भी सिर्फ और सिर्फ पुरुष की बकौती मानता है। तो तब के समय में, जब पुराणिक काल में और ऐतिहासिक काल में, आपने लक्ष्मीबाई का नाम सुना, अहिल्याबाई का नाम सुना और बहुत सारी लेडीज़ लीडर, अभी हमारी कुछ ही साल पहले हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम सुना, जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर अपनी एक अलग से पहचान बनाई। और आज भी आप कल्पना चावला का नाम सुनते हैं, जिनके नाम से करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है। और किस क्षेत्र में आप बात करें, किसी भी क्षेत्र में बात करें, महिलाओं ने अपना वर्चस्व दिखाने का काम किया है। और हरियाणा के अंदर जिस भूमि पर हम पैदा हुए हैं, जो हरि की भूमि है, जो भगवान की भूमि है, जहाँ कृष्ण भगवान का आना हुआ है, जहाँ दूध दही का खाना, जहाँ ऐसी भूमि है, और वहाँ तो महिलाएँ कितनी ज़्यादा स्पोर्ट्स के अंदर और बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के अंदर कितनी अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं। तो हमारे भारत के अंदर लेडीज़ हमेशा रही हैं, चाहे वो पारिवारिक स्तर पे हैं, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हैं, और किसी भी विधा के अंदर है। तो आज हमारा सौभाग्य है, हमारे इस जेसीआई के मंच पे हमारे साथ तीन लेडीज़ लीडर हैं। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ हमारी तीन लेडीज़ लीडर का। सबसे पहले डॉक्टर नीतू राठौड़, जो एक बहुत ही शानदार पॉलिटिशियन, बहुत ही शानदार व्यक्ति, जिन्होंने हमारे घरौंडा के अंदर 20 साल काम किया है सामाजिक स्तर पे, राजनीति में। उनकी धर्मपत्नी हैं और उनको बधाई भी हम आज इस मंच से देंगे कि उनको आज ही कांग्रेस ने घरौंडा का प्रत्याशी बनाया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जेसीआई की तरफ से, हम सब की तरफ से। हमारे साथ हैं निधि गर्ग, जो जेसीआई के अंदर नेशनल ट्रेनर हैं। जब मैं इनकी बायो पढ़ रहा था तो मैं अपने आप को बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा था कि जब इनकी मैंने एजुकेशन देखी, जब इनके काम देखे कि ये क्या क्या करती हैं। 2017 के अंदर इन्होंने जेसी ज्वाइन किया और बहुत ही कम समय में, मात्र 5 साल में, ये जेसी ट्रेनर बन गई और 35 जेसीआई के नेशनल ट्रेनर बनी और 35 ट्रेनिंग सेशन इन्होंने लिए। मैं जेसी का सदस्य रहा हूँ, मुझे सौभाग्य रहा है जेसी में रहने का, और मैंने जेसी की बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की है, नालंदा, टेक्सला जैसी, स्पीच क्राफ्ट, टीपीएस जैसी ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं। तो जेसी में होने का अर्थ यही है कि आप बहुत कुछ सीखते हो। उन्होंने सीखा और फिर सिखाना शुरू किया, तो अपने आप में एक बड़ी यात्रा है। उसके अलावा वो वास्तु, एस्ट्रो और मिड ब्रेन एक्टिवेशन अकेडमी चलाती हैं। और उनका अभी उनसे जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि उनका एक बेटा उसी मिड ब्रेन एक्टिवेशन के जरिए उसने ऑल इंडिया रैंक 33 प्राप्त किया और एमबीबीएस वो एम्स से कर रहा है। तो उन्होंने अपने बच्चों के अंदर भी अपनी उस पढ़ाई का, मतलब एक औरत अगर शिक्षित होती है तो वो क्या क्या कर सकती है, पहली बात परिवार के लिए, फिर समाज के लिए, फिर राष्ट्र के लिए, कितनी भूमिका वो निभाती है। मैं तो ये कहता हूँ कि लेडीज़ तो हमेशा, जैसे हमारी डॉक्टर नीतू ने अभी कहा कि लेडीज़ तो हमेशा से ही लीडर रही हैं और घर में लीडर हैं। जो काम करने वाली मजदूर औरत है वो अपने घर को चलाती है। जब उसका पति या घर में कोई कमाने वाला नहीं होता तो वो अपने घर को पालती भी है, चलाती भी है, तो सारे काम करती है।
तो इस तरह से निधि गर्ग जी ने अपने आप को प्रूव किया है। हमारी तीसरी लेडी लीडर हैं हमारी भाभी मीनू गुप्ता जी। तो उनको तो हम जानते हैं और उनके काम भी देखते हैं। तो उनका जब मैं बायो पढ़ रहा था तो वो डबल MA है, इकोनॉमिक्स में उन्होंने MA किया है और MSc किया उन्होंने मैथ में किया है। फिर वो अपनी एकेडमी भी चलाती हैं, बच्चों को एजुकेट भी करती हैं। उसके अलावा वो भारत विकास परिषद की जिलाध्यक्ष भी रही हैं और अलग अलग पदों पर उन्होंने घरोंडा में काम किया है। घरोंडा के अंदर वो फाउंडर प्रेसिडेंट रही हैं अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की। और उनकी जब आप आगे क्वेश्चन आंसर पे आएंगे तो उनसे जानेंगे कि वो कैसा उनका अनुभव रहा। तो 3 शानदार लेडीज़ हमारे बीच में है, तो उनका हम स्वागत करते हैं, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मेरा प्रश्न है वो डॉक्टर नीतू जी से ही है। अरस्तु आप सब जानते हैं एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं, पश्चिम के अरिस्टोटल जी ने कहा जाता है। उन्होंने कहा था कानून तर्क है जो भावनाओं से मुक्त है। लेकिन जब भी हम किसी कानून की बात करते हैं तो इमोशंस के बिना कानून भी पूरा नहीं होता। जब एक जज किसी कुर्सी में बैठता है, जब वो डिसीजन लेता है तो मात्र वो अपनी पढ़ाई या संविधान को, उस कानून को देखकर ही डिसीजन नहीं लेता। उसके अंदर ईश्वर ने कुछ ऐसी इंट्यूशंस, कुछ ऐसे इमोशंस भी दिए होते हैं जो वो ना चाह के भी वो आगे आ ही जाते हैं। तो आपने कैसे आपका मन बना कि आपने कानून के अंदर पढ़ाई की, LLB किया, LLM किया। मैं भी कानून का विद्यार्थी रहा हूँ, मैंने शौक में किया है, मैंने प्रोफेशन नहीं बनाया उसे। और बड़ा अच्छा लगता था कानून पढ़ना, क्योंकि कानून हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। आप प्रोफेशन में भी रही हैं, आपने PhD तक का सफ़र तय किया है, डॉक्टरेट किया है, कानून के अंदर किया है। तो आप कैसे ये यात्रा आपकी शुरू हुई, किसने मोटिवेट किया कि मुझे कानून मुझे पढ़ना है और फिर इसके जरिए मैंने समाज की सेवा करनी है? थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए और थैंक यू सो मच इतने वार्म वेलकम के लिए। सफ़र और शुरुआत बचपन से ही होती है। जो आपका एनवायरनमेंट होता है उसी से आप अपने सफ़र को तय करते हैं। मेरे एनवायरनमेंट में सभी वकील ही रहे हैं। मेरे फादर साहब वकील हैं और मेरे आगे भी फैमिली में सभी वकील हैं। बट अभी मैं जो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी वो ये चीज़ है कि मैंने 8th में ही डिसाइड कर लिया था। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, यानी 8वीं में थी, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने लॉ करना है। जी। और हमारे टाइम में कहा जाता था कि लॉ करने के बाद लड़की की शादी नहीं होती है। कारण ये कि वकील लड़की से कोई शादी नहीं करता है। घर में वो शादी के बाद क्या होता है? हाँ जी, ठीक, वो सभी जानते हैं जी। बट मेरे फादर साहब ने कहा कि अगर मेरी बिटिया का मन है लॉ करने का तो किसी भी तरीके की कोई भी मैं नहीं चाहूँगा कि उनको कोई अड़चन आए। और हमें हर क्षेत्र में उन्होंने पूरी स्वतंत्रता दी है। इस शब्द को मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे क्योंकि हमने ये कहा कि महिलाएं इन क्षेत्रों में आगे आई। आपने भी कहा जी। हमने ये नहीं कहा कि वो पुरुषों के बराबर रही हैं जी। वो पुरुषों से आगे रही हैं। बिल्कुल आगे इसलिए रही हैं क्योंकि जिन पुरुषों के आपने कभी नाम नहीं लिए उन पुरुषों को बनाने में महिला ही थी। बहुत बढ़िया। ये ही नहीं, वो पुरुषों को बनाती हैं और वो अपने आप को भी बनाती हैं। तो ये चीज़ें मुझे स्कूल लेवल से बहुत प्रभावित करती थी और इसी वजह से मैंने लॉ के प्रोफेशन को चुना, क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझे कानून का पता हो, देश के संविधान का पता हो और हर तरीके की वो जानकारी हो जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण में काम आ सके। यही एक बहुत बढ़िया। दोस्तों, आमतौर पे 8वीं क्लास के बच्चे को ये समझ नहीं होती कि उसे क्या विषय अपने करियर के लिए चूज़ करना है। जो उसके सहपाठी या मेंटर्स या गाइड्स या टीचर्स या पेरेंट्स कहते हैं वो उसी को ही अपना करियर बनाने के लिए उद्यत हो जाता है। तो ये एक बड़ी बात है कि आपने 8th क्लास के अंदर ये मन बना लिया कि मुझे कानून का विद्यार्थी बनना है, कानून के बारे में जानकर उसके ही माध्यम से देश की सेवा करनी है। निधि जी, आपकी यात्रा जेसी में शुरू हुई 2017 से 2022 में आप नेशनल ट्रेनर बनी। तो ये सफ़र जो रहा आपका, एक लीडर वो होता है जो पहले तो जानता है कि क्या रास्ता है, फिर उस पर वो खुद चलता है, फिर वो लोगों को चलने के लिए प्रेरित करता है और उनके लिए भी मार्गदर्शक बनने का काम करता है। तो इस यात्रा में आपका रुझान कैसे रहा? कैसे आपके मन में आया कि मुझे पहले कुछ खुद ट्रेनिंग लेनी है, फिर एक ट्रेनर बनना है और उसके माध्यम से सेवा भी करनी है और एक लीडरशिप की भूमिका भी निभानी है? और क्या आप अपनी एक जिम्मेदारी भी समझती हैं कि आपने जो सीखा है एज ए लीडर, एज ए ट्रेनर, वो चीज़ आप, क्योंकि एक लीडर की सबसे बड़ी पहचान ही होती है कि वो अपनी नई पंक्ति, अपनी नई लीडरशिप तैयार करे, एक ऐसी
फोर्स तैयार करे जो उसके जाने के बाद भी उसकी लेगेसी को आगे बढ़ाती रहे। तो कैसे आपकी यात्रा शुरू हुई? JCI जब मैंने 2017 में ज्वाइन किया था तब एज ए क्लब ज्वाइन किया था। जब हमारे फ्रेंड सर्कल ने हमें बुलाया कि एक नया चैप्टर बन रहा है, आप आइए ज्वाइन कीजिए, ऐसे पार्टीज़ होंगी, इतना आप खर्च करेंगे, मीन्स एक क्लब की तरह से। तब तक मुझे JCI की फुल फॉर्म भी नहीं मालूम थी कि JCI है क्या चीज़, NGO या उसमें जितनी अपॉर्चुनिटीज़ है उसका तो दूर दूर तक भी नहीं पता था। जो उस टाइम के प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन थे, हम उनके साथ हर टाइम खड़े रहे कि आपको जब भी ज़रूरत है हम आपके साथ हैं। तो शायद वो चीज़ एक जज्बा था, वो जज्बा देख कर के नेक्स्ट ईयर ही उन्होंने मुझे चेयरपर्सन बनाया। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ज़िंदगी 2 बार मिलती है जी, हमें 2 बार ज़िंदगी मिलती है। पहली ज़िंदगी हम जन्म के साथ जीते हैं, दूसरी ज़िंदगी हम तब जीना शुरू करते हैं जब हमें ये एहसास हो जाता है कि हमें एक ही मिली है। तो ऐसे ही जो ये हमारा टेन्योर था जब मैं चेयरपर्सन बनी, तब वो भी मुझे 1 साल के लिए मिला था। अब चाहे मैं उसमें काम करती या ना करती, 1 साल के लिए ना मेरी सीट कोई छीन रहा था, ना ही मुझे कोई अलग से प्रॉब्लम आने वाली थी। 1 साल तक मैंने जितने भी अपनी तरफ से काम मैं कर सकती थी। शक्ति के प्रोग्राम में, मिडकॉन के प्रोग्राम में मैं काफ़ी अवार्ड्स लेकर आई। मैं मिडकॉन में गई कुरुक्षेत्र, वहाँ पर जो हमारे कीनोट स्पीकर आए हुए थे, मैंने उन्हें बोलते हुए देखा। मुझे एक्चुअली पता भी नहीं है कि वो कौन थे, लेकिन जो उनका बोलना था, तब मैंने उस दिन किसी से पूछा कि ये कौन थे, कीनोट स्पीकर कैसे बनते हैं। मेरी यात्रा वहाँ से शुरू हुई। तब मुझे किसी ने बताया कि इसके सिस्टम है कि आप पहले EPS करें, स्पीच क्राफ्ट करें, फिर JTWS, ऐसे करते हुए। और अगर आपको JCI में लॉन्ग टर्म तक JCI के लिए कुछ करना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, तो एक ही सीट ऐसी है जिसमें कि आपकी पहचान बनी रह सकती है कि वो है मतलब ट्रेनर लाइन में आना। तो मैं वो निधि हूँ, वो JC मेंबर हूँ जिसके खून में JCism बसता है। क्या मैं अपना खाना पीना सब चीज़ें छोड़ देती हूँ जहाँ पर JCI की बात आती है। देखा अभी उसका ट्रेलर हमने देखा, जहाँ पर आपने वो प्रोटोकॉल से शुरू कराया सारा। एक्चुअली जहाँ पर JCI की बात आती है, चाहे वो मेरा अपना चैप्टर है, चाहे वो मेरा अपना जोन है, कि JCI के किसी भी प्रोटोकॉल पे कोई भी बात नहीं आनी चाहिए। तो अब मैं जब इस सीट पर आ गई हूँ, तो मैं हर लेडी से यहाँ पर इस चैप्टर में आना तो मेरा बहुत बार होता है। दिस इज़ माई सेकेंड होम। ये चैप्टर मुझे इतना रिगार्ड, इतना प्यार देता है कि शायद मैं भी आने के चांसेस ढूंढती हूँ। और मेरी हमेशा से यही इच्छा रहती है, यही कोशिश रहती है कि मैं हर लेडी JC को, अब हम इनको JC रीड्स नहीं बोलते, ये सब अब लेडी JCs हो गई हैं, तो हम यही रहता है कि सभी लेडी JCs को भी एक प्लेटफॉर्म पर ले जा करके उनको स्पीच क्राफ्ट करा के JTWS नेशनल ट्रेनरशिप तक, जैसी उनकी इच्छा हो, उनको सही गाइडेंस से वहाँ तक पहुँचाए। बहुत बढ़िया। दोस्तों, हमारे यहाँ आपने सुना होगा द्विज, जब उपनयन संस्कार होता है हमारे यहाँ पे, तो जिन्हें धारण कराया जाता है और तब व्यक्ति को द्विज बोला जाता है। द्विज मैंने होता है दूसरा जन्म। जैसे निधि जी ने कहा दूसरा जन्म, जब उन्होंने ट्रेनिंग वाला पार्ट शुरू किया तो दूसरा जन्म हुआ, क्योंकि एक जन्म तो नेचर ने हमें दिया है, दूसरा जन्म हम उस ज्ञान के जरिए लेते हैं जिस ज्ञान को प्राप्त करके हम अपनी भूमिका समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर तय करते हैं। तो बहुत बढ़िया सफ़र आपका रहा। मीनू जी, आपने पिछले सालों में एक बहुत अच्छी पहचान सामाजिक दायरे में अपनी बनाई है। आपकी भारत विकास परिषद की यात्रा कैसे शुरू हुई, आपने अलग अलग पदों पे काम करते हुए क्या क्या समझा, और फिर आपने अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की शुरुआत, उसके चैप्टर की शुरुआत घरोंडा में की, उसकी आप फाउंडर प्रेसिडेंट रही। तो ये जर्नी आपकी कैसी रही? क्योंकि ये कहा जाता है कि जो कोई भी नेतृत्व होता है, कोई भी लीडरशिप होती है, वो एक सेवा का रूप होती है, वो शक्ति नहीं होती, शक्ति प्रदर्शन का रूप नहीं होती, एक सेवा का जरिया होती है। तो इस सारी यात्रा के अंदर इन सिद्धांतों को आप किस तरह से देखती हैं और कैसे अपने आप को इस भूमिका के अंदर फिट करती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं JCI का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया हम लेडीज़ को कि हम अपने व्यूज़ रख सकें, लोगों को बता सकें। और जहाँ तक बात आपने कही कि भारत विकास परिषद 2009 में आपने ज्वाइन किया, जी मैंने 2005 में मेरी मैरिज हुई थी, तो 2009 में मैंने ये ज्वाइन किया। उस टाइम एक्चुअली मुझे इसके बारे में नहीं पता था, तो ये तो एक फ्रेंड थे, इनके पार्टनर थे, उनसे बात हुई कि भैया मुझे कुछ एक्टिविटी करनी है, क्योंकि बचपन से ऐसा एक नेचर रहा है कि दायरे में नहीं बन सकते। तो फिर उन्होंने ये ज्वाइन कराया। स्टार्टिंग में 3-4 इयर्स इतना एक्टिव नहीं थी, क्योंकि मुझे इतना पता भी नहीं था।
कुछ प्रोग्राम्स में चले जाते थे, कुछ में नहीं जाते थे। बट जब मैं जाना स्टार्ट हुई, थोड़ा थोड़ा जानना शुरू हुआ, तो वहाँ मेंबर्स इतने अच्छे हैं, मतलब एक फैमिली, हम भारत विकास परिषद को एक परिवार कहते हैं। वो मेंबर्स इतने अच्छे हैं, उन्होंने इतना रिगार्ड किया, इतना प्यार किया कि जब मैंने इसको एक्टिवली आई थिंक 3 to 4 इयर्स के बाद जब ज्वाइन किया, उन्होंने जाते ही मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ। एक शपथ ग्रहण समारोह था हमारा और सब मुझे कॉन्ग्रेचुलेट्स कर रहे हैं, मुझे पता भी नहीं क्यों कर रहे हैं। तो फिर मुझे बाद में एक भैया ने बताया कि आपको ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया है, और मुझे पता भी नहीं है कि मुझे बनाया है। तो उन्होंने इतना रिगार्ड दिया, उन्होंने अपने आप मतलब कुछ पोटेंशियल आई थिंक देखा होगा। तो वहाँ से मेरी ये जर्नी शुरू हुई। तो वहाँ से लगातार मुझे अपने उस परिवार का साथ मिलता रहा, हर लहजे में, हर मौके पर। तो जहाँ तक बात आप कह रहे हो AIVF अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन, तो आज से 3 साल पहले एक ऑफर आया था मेरे पास, एक कॉल आया भैया का। उन्होंने बोला कि भाभी हम लोग एक अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन नाम से एक नेशनल टीम है, हम अपने घरौंडा में शुरू करना चाहते हैं लेडीज़ की। और तब मैंने उनसे पूछा कि आखिर है क्या ये। तब उन्होंने बताया कि हमारे, देखो इसमें सबसे पहली बात वैश्य वर्ड यूज हुआ है, अग्रवाल समाज यूज नहीं हुआ। दैट मीन्स दिस इज नॉट जस्ट फॉर अग्रवाल्स। ये इसमें 326 जो है कास्ट इसमें जाती है, जैसे मारवाड़ी हो गया, जैन हो गया, ऑल ओवर इंडिया की। तो हमारा था कि हम इस समाज की लेडीज को एक पहचान दें, एक प्लेटफॉर्म दें, ताकि वो इकट्ठी हो सकें आसपास के एरिया में, अपने दुख में, अपने सुख में। भारत के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर समाज सेवी संगठन जो है ना, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां सरकारें पूरा नहीं कर सकती, उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। तो बहुत सारे रिसोर्सेज समाज सेवी संस्थाएं अपने तरीके से जुटाती हैं और एक पुल का काम करती हैं समाज के उन वर्गों के बीच में जो धनाढ़े हैं और जो जिनको ज़रूरत है, जो डाउन ट्रोडन है, उनके बीच में एक पुल का काम करती हैं। तो वही काम मीनू गुप्ता जी ने शुरुआत की, तो उनके लिए बहुत बहुत अच्छा उनका ये सफ़र रहा। डॉक्टर नीतू, आप बहुत सारी भूमिकाएं इकट्ठा निभाती हैं। आप कानूनविद भी हैं, आप एक राजनेता की पत्नी भी हैं, आप 2 बच्चों की माँ भी हैं, परिवार भी संभालती हैं, समाज सेवा में भी अपना योगदान देती हैं। तो इन भूमिकाओं के अंदर कभी द्वंद्व पैदा होता है, कभी कठिनाई पैदा होती है, या कोई स्टोरी आप हमसे साझा करना चाहें कि कभी आपस में क्लैश हुआ हो या टकराव हुआ हो, तो ये जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, जब आप इतनी सारी भूमिकाओं में आते हैं तो भगवान पहले से ही सशक्त कर देता है उन चीज़ों के लिए, क्योंकि वो भूमिकाएं वो तभी लेकर आता है ज़िंदगी में जब उसको लगता है कि ये की जा सकती हैं। जी। दूसरा मैं ये कहूँगी कि हाँ, चैलेंजेस हैं एक तरीके से, ये होता है, द्वंद्व होता है। द्वंद्व ये है कि मैं अभी का अगर आपको अपना एक इंसिडेंस बताऊँ, आप लोगों से शेयर करूँ कि अभी मेरी जो बिटिया है वो बाहर है और वो 1 साल के बाद घर आई थी। पहली बार था कि मैं उसके साथ अपना टाइम नहीं बिता पाई। तो उसका क्वेश्चन ये था कि मम्मा आप पहले थोड़ा टाइम दे देते थे, बट जब से आप इस फील्ड में आए हैं और महिलाओं से आपने जुड़ना शुरू किया है और हर तरीके से उनके दुख और सुख में आप शामिल होने लगे हैं, तो आप थोड़ा बच्चों से दूर हो गए हैं। क्योंकि 1.5 महीने में मैं उसे सिर्फ 6 ही दिन दे पाई थी। तो ये एक द्वंद्व मेरे अंदर भी था कि मैं अपने बच्चों को नहीं दे पा रही हूँ टाइम। लेकिन जब आप किसी चीज़ के लिए निकलते हैं तो प्रॉस एंड कॉन्स तो दोनों चीज़ों के होते हैं। अगर आप टाइम दें तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैंने टाइम सोचा कि मैं महिलाओं के लिए निकालूं तो शायद वो ज़रूरत थी घरौंडा की उस टाइम पे, क्योंकि मैंने 3 दिसंबर से यहाँ पे फील्ड में काम करना शुरू किया था। फर्स्ट डे था मेरा। मैंने यहाँ के देखा कि महिलाएं बाहर तो हैं घर से जी, लेकिन अधिकार के बिना महिलाएं बाहर हैं। उनके पास अपने अधिकार नहीं हैं। वो अगर मजदूरी कर रही हैं तो भी उनके पास अपना हक ये नहीं है कि वो किसी भी तरीके का कोई निर्णय अपने लिए ले सकें। यही चीज़ें हैं जो हमारे समाज में बंटवारा पैदा करते हैं महिलाओं और पुरुषों के बीच में। पुरुष चाहे बाहर जाए, कमाए ना कमाए, लेकिन घर के हर निर्णय को वो ले सकता है। महिलाएं चाहे सब कुछ कर लें, लेकिन जब भी निर्णय की बारी आएगी तो उसे पुरुष के अधीन ही निर्णय लेना होगा।
तो यही चीज़ें हैं जो द्वंद्व पैदा कर रही थी। जब मैं घरोंडा में आई तो घरोंडा में आने के बाद सबसे पहला मेरा काम यही था कि उन जगहों को देखना जहाँ पर महिलाओं को मैं ये बता सकूं कि हाँ, आप भी निर्णय ले सकती हैं, क्योंकि आप ही तो हैं जो आप अपने लिए कुछ कर सकती हैं। हम लोग आधारित हो जाते हैं हर किसी के ऊपर। हम ये कहते हैं कि नहीं, माँ कुछ भी करना है तो मेरी माता जी करेंगी, वो बताएंगी जी क्या करना है, या फिर ननद है तो वो कहेगी कि मेरी भाभी बताएगी जी क्या करना है घर में। तो ये जो एक परंपरा हम महिलाओं की ही महिलाओं के ऊपर डालते हैं, उसका कारण सिर्फ पुरुष प्रधान होना है देश का। हम महिलाओं को हर चीज़ में आगे तो लाना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है, उन्हें हम ये कहते हैं कि ये हम आपको दे रहे हैं, यानी कि आपके पास ये अधिकार नहीं है, हम आपको ये अधिकार दे रहे हैं। अधिकार दिया नहीं जाता। आप पैदा हुए हैं तो सब बराबर हैं। हम बात करें अगर महिलाओं की और पुरुषों की, तो मैं ये कहूँगी कि आज रिजर्वेशन की अगर ज़रूरत है तो महिलाओं को ज़रूरत है, क्योंकि आज भी हमने कहा 3 लीडर हैं यहाँ पे। हमने कहा घरोंडा की 3 लीडर, सारी ही लीडर क्यों नहीं मिली हमें? हर कोई लीडर होना चाहिए था यहाँ पे, अगर हम बराबरी की बात करते तो। इसलिए आज ज़रूरत है तो महिलाओं को आरक्षण की ज़रूरत है, हर क्षेत्र में कहीं पर भी आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, बहुत बढ़िया डॉक्टर नीतू ने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक स्टैट ये कहता है कि पूरी दुनिया के अंदर लीडरशिप पोजीशन पे 26% महिलाएं हैं, जिसे हम आधुनिक युग आज का कहते हैं। और एक फिलोसफर ने एक बात कही है कि हमें 300 साल और लगेंगे जब पूरी दुनिया के अंदर महिलाएं पुरुषों के बराबरी पे आएंगी। यानी अभी भी पुरुषों का वर्चस्व है, पुरुष प्रधान समाज अपनी कुलसित मानसिकता को महिलाओं पे थोपता है आज भी, जबकि हम आधुनिक युग में जी रहे हैं। तो विडंबना है ये, और हमें उसी के लिए काम करना है। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत महिलाओं, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अंदर पुरुष और नारी का जो रिश्ता है वो अर्धनारीश्वर जैसा है, दोनों पूरक है एक दूसरे के। हमें कोई फेमिनिज्म पैदा नहीं करना देश के अंदर या दुनिया के अंदर कि महिलाएं अपना अलग संगठन बना लें और वो अलग से अपने अधिकारों के लिए लड़ें, पुरुष अपना अलग खड़े हो जाएं, क्योंकि सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन, यही हमारा सारा का सारा शास्त्र, सारा का सारा ज्ञान, सारा का सारा दर्शन सिखाता है। हर तरह का सामंजस्य सिखाता है। और पुरुष और स्त्री को तो एक कहा गया है। और हम वेदांत की बात करें तो उसमें तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सारे प्राणी सब एक हैं। वेदांत के अंदर जब आपकी दृष्टि वेदांत की हो जाती है तो भेद खत्म हो जाते हैं सारे के सारे। मनुष्य का भेद खत्म हो जाता है। आपको शरीर दिखता ही नहीं है, आपको कपड़े दिखते ही नहीं है, आपको रिसोर्सेज दिखते ही नहीं है। आपको सिर्फ वो जो इस दुनिया को चला रहा है ब्रह्म, जिसे हम आत्मा कह लें, ईश्वर कह लें, परमात्मा कह लें, वो नजर आता है। सारी की सारी जो सूक्ष्म दृष्टि है वो आपकी खत्म हो जाती है, विलीन हो जाती है। निधि जी, यही प्रश्न आपसे भी है कि आप इतनी भूमिकाएं अलग अलग निभाती हैं, एक नेशनल ट्रेनर भी हैं, वास्तु और एस्ट्रो कोच भी हैं, उसके साथ साथ मिड ब्रेन एकेडमी भी चलाती हैं, परिवार को भी संभालती हैं, बच्चों को भी लायक बनाती हैं। तो वो कैसे सारी की सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह इकट्ठे से संतुलन बना के कर पाती है, वो एक बड़ा प्रश्न है। वो इसलिए है कि इससे जानने को मिलेगा कि हमारी क्षमताएं असीमित हैं। एक व्यक्ति के अंदर एक परमाणु, एक छोटा सा परमाणु हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह कर सकता है। तो और हम अरबों परमाणुओं से बने हैं, अरबों अणुओं से बने हैं हमारा शरीर। तो एक परमाणु के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो पूरी दुनिया को खत्म करने का सामर्थ्य रखता है। तो हम तो इतने सारे परमाणु अपने अंदर लिए बैठे, इतनी सारी कोशिकाएं लिए बैठे हैं। अकेले हमारे दिमाग के अंदर लगभग 70 खरब न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी जो शक्तियां हैं वो आप कैसे उनको बैलेंस कर पाती हैं, हम ये जानना चाहेंगे। अगर कुछ करने का जुनून हो जी, कोई जज्बा हो जी, तो वक्त और मौका अपने आप मिल जाता है। और अगर कुछ करने की चाहत ही ना हो तो वो वक्त ही बहाना बन जाता है। क्या बात। जो मेरी अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, एज ए मदर, ट्रेनर, मिड ब्रेन एक्टिवेशन, इन सब का अगर मैं बेस देखूँ तो कुल मिलाकर के टोटल आता है एक साइकोलॉजी बेस पर, कि मैं एज ए मदर बच्चों की साइको पर जाती हूँ तो मैं अच्छी मदर बन पाती हूँ, और अच्छी मदर बन पाती हूँ तो मैं पेरेंटिंग की अच्छी ट्रेनिंग दे पाती हूँ। अच्छी ट्रेनर बनने के लिए मुझे अच्छी मदर, मतलब मेरा सारा जो काम है वाइस वर्सा चलता है।
मैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन में 5 to 15 मेरी जो क्लास चलती है उसमें 5 साल से 15 साल के बच्चे होते हैं जी। उसमें 1 घंटा मेरी क्लास में बच्चे सो रहे होते हैं। यू विल नॉट बिलीव कि 5 साल के बच्चे जब नहीं सोते, शरारतें करते हैं, तो वो एक बच्चा मेरी इस घुटने पे सो रहा होता है, एक बच्चा, तब मैं माँ के रोल में भी आ जाती हूँ। बहुत बढ़िया। और 15 साल के बच्चों के साथ 5 साल के बच्चों की सेम क्लास में मैनेज करना एक्चुअली बड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली जब आप कुछ करना चाहते हैं तो आपकी फैमिली और आपका जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स आपको अपने आप से सपोर्ट करता चला जाता है। तो आपको करना नहीं होता है, बस अपने आप को, हम बोलते हैं कि ध्यान लगाओ, हमें ध्यान लगाना नहीं है, इररिलेवेंट से ध्यान हटाना है। जब हम फालतू चीज़ों से ध्यान हटा लेते हैं तो मेन चीज़ों पे फोकस्ड होते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है और सारी एनर्जी भी। बहुत बढ़िया। एक मनोवैज्ञानिक होने का उन्होंने डिप्लोमा इन साइकोलॉजी किया है, और ये अच्छी बात है कि देखो आज जो 3 लीडर्स बैठी है ना, वो तीनों विषय मेरे कहीं ना कहीं रहे हैं। मैंने प्रीलिम्स 1998 में, आज से 26 साल पहले, मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स, मेरा जो सब्जेक्ट था वो साइकोलॉजी था, और मेरे वो बड़े दिल के करीब है मनोविज्ञान। तो आप वो उस मनोविज्ञान की विधा का सारी चीज़ों में संतुलन साधने के लिए बड़ा बखूबी उपयोग करती हैं। यही प्रश्न आपसे भी है कि ये सारी भूमिकाओं में इकट्ठा अलग अलग जो समाज सेवा भी आप करती हैं, कोचिंग सेंटर भी चलाती हैं, परिवार को भी संभालती हैं, पति के बिजनेस में भी सपोर्ट करती हैं, वो सारी चीज़ें कैसे कर पाती हैं? कभी कोई क्लैश तो नहीं होता, कभी कोई ऐसा कुछ? देखिए, जहाँ तक बात है बैलेंसिंग की जी, तो मुझे लगता है कि बैलेंसिंग के लिए फैमिली सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लो अब मुझे यहाँ आना है, कल मेरे बच्चे का पेपर है, तो बेटे ने बोला, छोटा सा है, 6th क्लास में पढ़ता है, बेटे ने बोला कोई बात नहीं मम्मा आप चले जाओ, मैं याद करके आप आओगे मैं सुना दूंगा। तो कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट, हस्बैंड का सपोर्ट, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, जैसे मेरी जॉइंट फैमिली है, सपोर्ट बहुत बड़ी बात है। और बाकी जैसा निधि जी ने भी कहा, नीतू जी ने भी कहा कि देखिए कहीं ना कहीं थोड़े से क्लैश तो होते ही हैं, और अगर करने की चाह हो तो सब कुछ हो जाता है, ना करने की चाह हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि देखिए सेवा का भाव, मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी प्लेटफॉर्म पे आके आपके अंदर आता है। सेवा का भाव हमारे मन में बचपन से, हमारे संस्कारों से आता है। जब आपको बचपन से ये सिखाया जाता है ना कि बेटा आप, अगर आपको लगता है कहीं किसी मोड़ पर आप किसी की हेल्प कर सकते हो, आप में जितनी कैपेबिलिटी हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप उसकी पूरी हेल्प कर सकते हो, बट जितनी आपके अंदर, अगर एक भूखा है, आपके पास 2 रोटी हैं, आप उसकी भूख थोड़ी सी शांत कर सकते हो तो शेयर कर लो, एक रोटी उसको दे दो, एक आप खा लो। तो वो जो सेवा का भाव है वो कहीं ना कहीं बचपन से आपके संस्कारों से आता है। तो यहाँ भी मैं बल्कि नीतू जी की बात का वो करूँगी कि हमारा जो, मैंने अभी रिजर्वेशन वर्ड बोला था वो इस बेसिस पर नहीं था जो उसको समझा गया, एक्चुअल में वो इस बेसिस पर था कि हमारा मोटो ये था कि जनरल कास्ट में भी, देखो मैंने देखा है, मैं फील्ड में गई हूँ, जनरल कास्ट में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, बट क्योंकि वो जनरल से बिलोंग करते हैं, हमारा समाज ऐसा है जी, हम किसी को कह भी नहीं सकते, उन तक जाए, उन तक वो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कराएं। हमारा कहने का मतलब ये है, हमारा मोटो ये है कि गवर्नमेंट उनके बारे में भी सोचे, गवर्नमेंट इकोनॉमिक लेवल पर लेकर जाए इस चीज़ को। तो जहाँ तक सेवा है, आप सेवा कैसे भी कर सकते हो, आप घर में अपने सास ससुर की सेवा करो, वो भी सेवा है। आपके दरवाजे पर हमारी संस्कृति कहती है, हालांकि मैं भिक्षावृत्ति के बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं सच बताऊँ तो, पर फिर भी अगर कोई भूखा आपके दरवाजे पर आता है, आप उसको खाना खिला रहे हो, वो भी सेवा है जी। सेवा का कोई भाव नहीं होता, कोई मंच नहीं होता, जहां आपको लगता है आप वहां सेवा कर सकते हो। और क्लैशेस की बात कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो लाइफ में आपको करने पड़ते हैं मैनेज। दोस्तों टेक अवे यही है कि अगर आपके अंदर सेवा भाव है तो फिर सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो व्यक्तिगत अपने हमारी इच्छाएं हो उनको पूरा करना, तो सारी चीज़ें वो आसान हो जाती हैं अगर भाव सेवा का हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मन में अगर जिज्ञासा है काम करने की, तो आदमी उन चीज़ों को फिर संतुलित और मैनेज कर ही लेता है। डॉक्टर नीतू,
कानून के क्षेत्र की तुलना युद्ध भूमि से की जाती है, और स्पेशली महिलाओं के लिए जहाँ उन्हें दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। आपने शुरू में कहा भी है अपनी बात में, तो आपके साथ क्या चैलेंजेस रहे कानून में जब आपने काम किया कानून के क्षेत्र में, और स्पेशली आपका जो काम रहा डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट रहा, कैसे, और आप कैसे इस विषय पे क्या देखती हैं कि अभी भारत के अंदर क्या स्थिति है और आपको क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? देखिए, मेरे सामने कोई ऐसा चैलेंज आया नहीं। रीज़न ये था कि शादी से पहले भी मेरी फैमिली लॉ से जुड़ी हुई थी, एडवोकेट्स हैं सब जी। और शादी के बाद भी सभी एडवोकेट्स हैं, तो ऐसा कुछ मेरे सामने आया नहीं कभी भी। और दूसरा, आपने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर आपने बात की जी। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक मेरा टॉपिक इसलिए रहा था क्योंकि मैं शुरू से ही महिलाओं को हर नज़रिए से देखती रही जी। अपनी क्लास में। जितना भी मेरे पास मेरे साथ मेरा गर्ल्स का फ्रेंड सर्कल था, उनको मैं बहुत पास से देखती रही। लॉ के टाइम में भी उनको पास से देखती रही, LLM के टाइम पे और PhD के टाइम पे तो बहुत ही पास से देखा। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं अपना थीसिस लिख रही थी और उसका रिसर्च वर्क कर रही थी तो मैं 3-3 रात सिर्फ इसी उसमें निकाल देती थी कि मुझे रोना आता था उनकी स्टोरीज़ पढ़ के जी। कि उनके साथ क्या होता है। अगर घर ही सुरक्षित नहीं है तो वो बाहर क्या करेंगी? पहले तो घर सुरक्षित होना चाहिए ना। घर में ही उनके साथ अगर अन्याय हो रहा है जी। तो वो बाहर तो कल्पना ही नहीं कर सकती। यानी उनके लिए तो ये दुनिया एक तरीके से हेल हो जाती है कि भाई नर्क के समान है उनके लिए दुनिया। तो जब डोमेस्टिक वायलेंस का टॉपिक उठाने का रीज़न मेरा ये था कि 2005 में एक्ट आया था, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 2005 एक्ट, जिसमें बहुत सारे तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस को डिफ़ाइन किया गया था। उससे पहले हम एक हरासमेंट से रिलेटेड अपने केसेस को देखते थे, वुमेन हरासमेंट से। उसमें कहा जाता था कि शादी के बाद लड़कियों के साथ बहुत हरासमेंट होती है और उसके 498 समथिंग उसमें हमारा एक लॉ है, उसमें केसेस डाले जाते थे जो सिर्फ महिलाएं ही डाल सकती थी कि मेरे साथ कुछ अन्याय हुआ है, प्रताड़ना हुई है घर में। और उस विषय को इतना गंभीर रखा गया था कि उसमें जेल भी हो जाती है। उसी को थोड़ा सा शायद लाइट किया गया 2005 एक्ट में, बट लाइट नहीं था, वो और भी ज़्यादा गंभीर था। गंभीरता ये थी कि पहली बार ज्ञान दिया गया महिलाओं को कि घरेलू हिंसा होता क्या है। इससे पहले वो सोचती थी कि जो भी कुछ है वो हालात हैं, हमें इनको जीना है। हालात वो हिस्सा है हमारे जीवन का, उससे बिल्कुल पार्ट ऑफ लाइफ है। और मदर ने वो लाइफ लीड की है तो आगे बेटियों को भी वैसे ही करना है। सास जैसे घर में परिवार में रह रही है तो आगे बहुओं को भी वैसे ही रहना है। तो फर्स्ट टाइम 2005 में इसको डिफ़ाइन किया गया कि डोमेस्टिक वायलेंस है क्या। आप ये सोचिए कि अगर आपका नाम गलत तरीके से पुकारा जाए जी, आपका मजाक उड़ाया जाए या थप्पड़ मारा जाए तो ये सब कुछ भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है जी। बाकी तो गंभीरताएं अलग हैं, इतनी चीज़ें भी डोमेस्टिक वायलेंस में आती हैं। तो पहली बार जब ये चीज़ें बताई गई उसमें तो मेरा एक कहिए कि क्रेज़ बढ़ गया कि इसको और डीपली पढ़ा जाए। इसी विषय को आगे लेते हुए मैंने इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को बहुत गंभीरता से पढ़ा और गहराई से इसको जब जाना तो पाया कि सच में हालात बहुत बुरे हैं। क्योंकि मैंने अपने थीसिस में फील्ड वर्क डाला था। फील्ड वर्क यानी कि एक क्वेश्चनर तैयार किया, उसमें सभी महिलाओं से ये पूछा गया कि क्या आपके साथ घरेलू हिंसा होती है, क्या आप जानते हैं कि घरेलू हिंसा होती क्या है, क्या एक्ट का आपको पता है 2005 में एक एक्ट आया है। तो सबका ये जवाब था कि नहीं, हमें ना एक्ट का पता है ना हमें ये पता है कि घरेलू हिंसा होती क्या है। कुछ ने तो जब उनसे पूछा गया क्या आपके साथ मार पिटाई हुई है, जो कि बड़ी अच्छे धनाढ़ परिवार की भी थी, जिनका हम जानते भी थे कि हाँ परिवारों में कुछ ऐसा हुआ भी है जी। उन्होंने भी कहा नहीं नहीं, हमारे साथ कभी कोई इस तरीके की घरेलू हिंसा नहीं हुई। और जब आप बिल्कुल लोअर लेवल पे जाते हैं, उनका तो आप सब जानते ही हैं, बहुत सारे घरों में कि उनका पति शराब पी कर आता है और उनको मारता है और उनकी कमाई भी वही इस्तेमाल करता है। तो उसे वो घरेलू हिंसा नहीं मानती थी, उसे मानती थी कि मेरी ज़िंदगी के हालात ही ये हैं और मुझे ये जीने हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मुझे आगे लेकर आई इस फील्ड में काम करने के लिए। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे थीसिस का मैंने जो फर्स्ट लाइन लिखी है उसमें यही डाला है
कि डोमेस्टिक वायलेंस इज़ अ काइंड ऑफ मर्डर ऑफ अ वुमन, क्योंकि अगर घर में ही हिंसा है तो उसके हर तरीके से, हर तरीके के विचार को मार दिया गया है, उसी को मार दिया गया है। तो ये मेरी फर्स्ट लाइन थी उसके अंदर, यही कारण था कि मैं इसको। ये पुरुष प्रधान समाज का एक और वाकया डोमेस्टिक वायलेंस के जरिए डॉक्टर नीतू ने बताया कि कैसे महिलाएं पुरुष को परमेश्वर समझ के एक्सेप्ट कर लेती हैं, और अभी भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस इस एक्ट के बारे में नहीं है। बहुत कुछ सामाजिक संस्थाओं को इसके अंदर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के, सरकारों के स्तर पे जो होता है वो अलग चीज़ है, लेकिन सामाजिक संस्थाओं की भी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि इस विषय पे वो अवेयरनेस फैलाने में काम करें। निधि जी, आप एक नेशनल ट्रेनर हैं, JCI में नेशनल ट्रेनर हैं, तो आपने 35 से ज़्यादा ट्रेनिंग्स का अलग अलग संचालन किया है। कैसा फील होता है जब आप एज ए ट्रेनर लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और जब अपने फील्ड के अंदर वो कामयाब होते हैं और उस ट्रेनिंग को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम में लाते हैं, अपने प्रोफेशन को बेहतर बनाने में काम में लाते हैं, और समाज के स्तर पे भी वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आपको वो जो लोग मिलते होंगे, उस ट्रेनिंग जिन लोगों ने ली होगी, तो वो कैसा एक फील आता है, वो हम जानना चाहेंगे। और चुनौतियाँ भी जुड़ी हुई ट्रेनिंग से, एक महिला को क्या सामना करना पड़ता है, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? अगर चुनौतियों की बात करूं तो टचवुड की मुझे ऐसी किसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। आज मैं यहाँ बैठी हूँ एज ए सक्सेसफुल लीडर, जो जिसको आपने नाम दिया है, तो वो फैमिली के सपोर्ट के बिना तो मैं नहीं हो सकती थी। जिस टाइम पर मेरी मैरिज हुई थी, आई वर ओनली ग्रेजुएट। ये सारी क्वालिफिकेशंस जो आपने मेरी देखी हैं वो सारी मेरी आफ्टर मैरिज है। आज भी मैं स्टडीज़ रेगुलर कर रही हूँ, और इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे को रहा मेरे हस्बैंड का और मेरे फादर इन लॉ का। जहाँ पर ये चीज़ होती है कि भाई हाँ फादर इन लॉ है, मेल डोमिनेशन वर्ड है, ये वर्ड तो मुझे पता ही नहीं है कि मेल डोमिनेशन होता क्या चीज़ है। मुझे पता है कि जब मैं एग्ज़ाम देने जाती थी, मेरी 6 महीने की बिटिया थी, तो मेरे हस्बैंड उसको लेकर घूम रहे हैं और मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ। बात जहाँ पर ट्रेनिंग की है कि ट्रेनिंग पे मैं जब जाती हूँ तो ये सारे एक्सपीरियंसेस मैं लाइव देखती हूँ। जितने लोगों से मैं मिलती हूँ, हर इंसान से बात करते ही मुझे एक नई चीज़ मिलती है, और वही एक्सपीरियंस मेरा नेक्स्ट ट्रेनिंग का मटेरियल कंटेंट बन जाता है। लोगों के अनुभव को आप मटेरियल बना के फिर उसी के ऊपर मैं पूरी एक ट्रेनिंग नहीं तैयार कर सकती हूँ कि मैं अगर किसी एक पर्सन से बात करके आई हूँ ना, तो वो पूरी की पूरी वो मेरी ट्रेनिंग बन जाती है। जितने भी मेंबर से मिलती हूँ, मैंने भुवनेश्वर में ट्रेनिंग दी, मैंने मथुरा में ट्रेनिंग दी, कैथल वगैरह जहाँ पर जाती हूँ हर बार, लेकिन 1-2 ट्रेनिंग्स मेरी ऐसी हैं जो बड़ी मेमोरेबल हैं। एक मेरी जींद में ट्रेनिंग थी जो मैंने टीचर्स के लिए रखी थी। मुझे टीचर्स को ट्रेन करने के लिए बुलाया गया था, तो जब मैं टीचर्स के सामने खड़ी हुई तो मैं 1 मिनट के लिए ब्लैंक हो गई। मुझे गूज़ बम्स आ रहे थे ये सोचकर कि दुनिया की ऐसी कौन सी शक्ति, ऐसा कौन सा ट्रेनर है जो एक टीचर को ट्रेन कर सके, जो लोगों को पढ़ाते हैं उनको मेरे को पढ़ाना है। मतलब मेरी क्या औकात है कि मैं एक टीचर को ट्रेन कर सकूं। स्पेशली मेरी मदरलैंड में जींद में, मैं जींद से बिलोंग करती हूँ, जहाँ की टीचर्स ने मुझे पढ़ाया, आज मैं वहाँ की टीचर्स को ट्रेन करने आई हूँ। तो शायद एक सौभाग्य भी था कि मुझे वहाँ की टीचर्स ने, वहाँ के JC मेंबर्स ने मुझे इतना अच्छा चांस दिया। सेकंड जो मेरे लिए मेमोरेबल थी, मैं असंध में एक स्कूल में ट्रेनिंग देने गई थी। वहाँ पर +2 के स्टूडेंट्स थे, गर्ल्स थी। उस ट्रेनिंग में मैंने अपने NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का पार्ट को ऐड किया था। तो कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स थी कि मैम हमारी जो फैमिली है वो हमें टॉर्चर करती है, हमें आगे नहीं बढ़ने देती, हमें कोई काम नहीं करने देती, हमें बचपन से सुनाया जाता है, बचपन से हमारे माइंड में कुछ बातें बैठ गई हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, कभी किसी के कैरेक्टर पे ब्लेम देकर कुछ भी। मतलब मैंने उनको कुछ एक्टिविटी करवाई और उनके माइंड से वो सब चीज़ें, जो साउंड्स थी, जो विजुअल्स थे, वो सब उनके ब्रेन से, उनकी मेमोरी से वॉश आउट कराए। जिस टाइम पर मेरी वो ट्रेनिंग ख़त्म हुई, मेरे पास आज भी वो वीडियो क्लिप है और मैं उसको बड़े से देखती हूँ। जब मैं लो फील करती हूँ तब मैं उसे देखती हूँ। एक स्टूडेंट आकर के मुझे हक कर रही थी, रो रही थी कि मैम आज ऐसे लगा कि जैसे ज़िंदगी का पता नहीं कितना बड़ा बोझ हल्का हो गया, अंदर कुछ था, कोई चीज़ थी जो रोक रही थी। आज वो सब चीज़ें हमने क्लीन कर दी हैं। तो वो 2 जो ट्रेनिंग्स हैं वो वेरी नियर टू माई हार्ट। दोस्तों, 2 टेक अवे है यहाँ पे। पहला ये कि परिवार के सपोर्ट के बिना आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। परिवार आदमी की शक्ति होती है, सबसे पहली शक्ति परिवार होती है, स्पेशली महिलाओं के लिए। जैसे पुरुष प्रधान समाज में अगर आपके पति, आपके ससुर, आपके भाई, आपके पिता आपके साथ खड़े हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब महिलाओं को इन शक्तियों की, क्योंकि वो अपने आप में दुर्गा है,
वो अपने आप में सरस्वती है, वो अपने आप में लक्ष्मी है। तो उसके अंदर तो वो सारी की सारी ईश्वर ने, नेचर ने, हमारी सुप्रीम जो पावर है उसने वो सारी की सारी शक्तियाँ ऑलरेडी दे रखी हैं। तो उसको किसी बाहर की कंट्रीब्यूशन की, बाहर की सपोर्ट की जरूरत होनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आज के समय को देखते हुए परिवार एक बहुत बड़ी शक्ति होती है महिलाओं के लिए। और दूसरा टेक अवे ये है कि जितनी भी कहानियाँ बनती हैं, मूवीज़ बनती हैं, वो सभी अनुभवों से बनती हैं। और आप जितनी भी ट्रेनिंग्स के लिए, जैसे निधि जी ने बताया कि जितनी भी वो ट्रेनिंग तैयार करती हैं, वो पिछली ट्रेनिंग के अनुभवों से ही उनको एक नया एक आधार मिल जाता है, एक बेस मिल जाता है, उसके आधार पर वो एक नई ट्रेनिंग की रचना कर देती है। तो बहुत बढ़िया। मीनू जी, आप अपनी जो आपकी एजुकेशन है, आपने इकोनॉमिक्स में एमए किया, आपने मैथ के अंदर एमएससी किया, आपने बीएड किया, उस सभी आपकी एजुकेशन को अपनी पारिवारिक लाइफ में, अपने सामाजिक लाइफ में और व्यक्तिगत जीवन के अंदर उसको किस तरह से ब्लेंड करती हैं? क्या कुछ एक्चुअल में वो काम भी आती हैं, या वो पढ़ाई ऐसे ही बस हमने कर लिया, डिग्रियां इकट्ठी कर ली, वो कहीं ना कहीं यूज करती हैं आप, और कैसे होती है वो? देखिए, जहाँ तक बात है डिग्रियां इकट्ठी करना या यूज करना, तो बाय चांस मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है जो डिग्री पर चलता है। देखिए, मैं टीचिंग से बिलोंग करती हूँ, तो टीचिंग विदाउट डिग्री पॉसिबल ही नहीं है। तो जहाँ तक बात है यूज का, वो तो टीचिंग प्रोफेशन में ही आ गया। बट हाँ, ये सच है, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा यही बात कहती हूँ कि बेटा, पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आपने मार्क्स लिए आप पास हो गए। पढ़ाई का मतलब बल्कि बच्चे क्वेश्चंस करते हैं, मैम हम ये पढ़ रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या, इनका क्या यूज है हमारी लाइफ में, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हो? तो हम उनको यही समझाते हैं कि बेटे, इनका ये यूज है हमारी लाइफ में कि हम जब बड़े होंगे हमें ये पता होगा क्या सही है क्या गलत है, हमारे सामने समाज के अंदर क्या सही चल रहा है, हमें क्या अडॉप्ट करना चाहिए। देखिए, समाज में हर मिक्स समाज होता है, समाज में बुराइयां भी हैं, अच्छाइयां भी हैं। तो एजुकेशन हमें ये सिखाती है कि क्या सही है आपके लिए, समाज के लिए, देश के लिए, क्या गलत है, हम अपने बच्चों को वही सिखाते हैं। और एक कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि एजुकेशन में, बल्कि अभी यूज भी हुआ है जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, मॉरल एजुकेशन, कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ एजुकेशनल लेवल पर नहीं, सबसे पहला एजुकेशन का काम ही है आपको मॉरल सिखाना। तो हर टीचर का, सिर्फ मैं ये नहीं कहती मेरा, हर टीचर का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को क्लास की स्टडी तो सिखाए पर उनकी मॉरल वैल्यूज़ वो ज़रूर सिखाए। क्योंकि जब तक बच्चे को मॉरल वैल्यूज़ का पता नहीं होगा, वो एजुकेशन आई थिंक वेस्ट है। तो हमारा यही एक मोटिव रहता है कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ मॉरल वैल्यूज़ सिखाएं। तो जब कोई बच्चा बड़ा बनकर, कोई अफसर बनकर हमारे सामने आता है तो बहुत अच्छा लगता है, वो पैरों को हाथ लगाता है तो बहुत अच्छा लगता है। पर कई बार ऐसा भी देखा हमने समाज में, कुछ बच्चे हमसे पढ़कर गए बट हमें कहीं मिले, उन्होंने ग्रेट भी नहीं किया। तो हर तरह का देखने को मिलता है, तो बड़ा दुख होता है यार, कहीं पढ़ाई में हमने कुछ पढ़ाने में कसर रह गई, शायद वो मॉरल हम उसको नहीं सिखा पाए। तो एक यही एक चैलेंज रहता है, आप कह लीजिए कि वो जो मॉरल ड्यूटी मेरे लिए, मेरे समाज के प्रति है, मेरे देश के प्रति है, हमारी कल्चर के प्रति है, वो मॉरल ड्यूटी बच्चों में कहीं ना कहीं लेकर आए। तो यही एक मोटिव है, यही एक चुनौती कह लीजिए आप इसको कुछ मर्जी कह लीजिए, किसी का भी नाम दे लीजिए, पर हर टीचर ही नहीं, इवन माँ बाप, आपने सुना भी होगा आजकल बड़ा स्लोगन चल रहा है कि माँ बाप का कहना मानने वाली हम आखिरी पीढ़ी हैं और बच्चों से डरने वाली पहली पीढ़ी है। आजकल बड़ा चल रहा है ये स्लोगन, आपने देखा हो व्हाट्सएप पे। तो ये कहीं ना कहीं वो मॉरल की लैक है। तो बस वो मॉरल हमने कहीं ना कहीं अपने बच्चों के अंदर लेके आना है, यही हमारे लिए एक चुनौती है। तो एक शिक्षक की भूमिका इतनी बड़ी है कि वो जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक पशु के समान होता है, वो 4 पैरों पे चलता है, 2 हाथ और 2 पैर, वो 4 पैर हो जाते हैं, वो 4 पैरों पे चलता है। फिर वो उस पशु से नर पशु बनता है, 2 पैरों पे खड़ा हो जाता है। उसके बाद फिर वो नर बनता है और फिर वो नारायण तक की यात्रा तय कर सकता है। क्योंकि हमारा जो भारतीय सनातन विजडम है, जो हमारा विवेक, क्योंकि पशु के अंदर और मनुष्य के अंदर विवेक का ही अंतर होता है, नहीं तो बाकी
सारे के सारे काम हम भी वही करते हैं जो पशु वृत्ति वाले लोग करते हैं, ठीक है ना। तो वो अलग है, वो हम विजडम की वजह से, विवेक की वजह से बनते हैं, और एक टीचर उस विवेक को जागृत करता है ताकि हम वो यात्रा तय कर सके जो हमें नारायण तक पहुंचा सके। अब आप लोगों से अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि पूछना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन समय की भी अपनी मर्यादा है, और हम अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेल्सन हेंडरसन एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी हुए हैं, ऑथर भी हैं। उन्होंने कहा है कि जीवन का सच्चा अर्थ उन पेड़ों को लगाना है जिनके बारे में आपको पता है ये आपको कभी छांव नहीं देंगे, ठीक है। तो आप अपनी भूमिका कैसे देखना चाहती हैं, क्या लेगेसी छोड़ना चाहती हैं, आपके जाने के बाद भी लोग आपको क्यों याद करें, किस बात के लिए याद करें? देखिए, जिस फील्ड में मैं हूँ और एडवोकेट हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे जाने के बाद लोग मुझे इस चीज़ से याद करेंगे। यहाँ पे भी मैंने महिला सशक्तिकरण की बात की है, तो पुरुष प्रधान देश है तो पुरुष तो इस चीज़ से थोड़ा सा तो होगा, रुष्ट होगा मुझसे कि अच्छा आपने ऐसी बात कर दी, मेरे घर में ही कलेश करवाने के काम कर रहे हैं आप। मुझे नहीं लगता वो मुझे कभी याद रखेंगे इस चीज़ को लेके। लेकिन हाँ, हो सकता है कि आने वाली जनरेशन को मैं अपने इन शब्दों से, अपने इन वक्तव्यों से कुछ थोड़ा बहुत निकाल पाऊँ अगर, तो वो मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी कि हाँ, उन बच्चियों के लिए मैंने कुछ किया जो अब तक के महिलाएं जीती आई हैं ज़िंदगी, उससे मैं उन्हें थोड़ा बाहर निकाल पाई और उन्हें बताया कि आप खुद क्या हैं और क्या हो सकती हैं अपनी ज़िंदगी में। उन्हें पास्ट से जोड़ कर ना देखें कभी भी कि मेरी माँ ने क्या किया, मेरी दादी ने क्या किया, या मेरी बुआओं ने क्या किया, मेरी मासियों ने क्या किया। वो सिर्फ आज को देखें और आज के टाइम के साथ खड़े हुए। आज तो चांद पर चली गई दुनिया और हम तो मंगल ग्रह पे जा चुके हैं। तो आप बताइए, उस मंगल ग्रह तक की जब यात्रा तय हो सकती है तो हम महिलाएं अपने मंगल ग्रह को कब जागृत करेंगे? आज हमें ज़रूरत है उन बच्चियों को भी बताने की कि आपकी अपनी, ये कहिए कि राइट्स और ड्यूटीज़, उन दोनों में डिफरेंस करते हुए थोड़ा सा अपने राइट्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि उनकी तरफ कोई ध्यान आपको देने के लिए कहेगा नहीं, सिर्फ ड्यूटीज़ ही बताएंगे कि महिलाओं की ये ड्यूटीज़ हैं कि आप छोटेपन से ही कहेंगे कि जैसे अभी आपने कहा कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है जी। फैमिली के सपोर्ट में आपने कहीं माँ का नाम नहीं लिया जी। आपने हर जगह कहा पिता का सपोर्ट होगा या पति का सपोर्ट होगा जी जी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि बिना माँ के सपोर्ट के ना पति आगे आ सकता है ना पिता आगे आ सकता है। बहुत बड़ी बात कही आपने। वो सपोर्ट उन महिलाओं को हमें देना होगा जिन छोटी सी कलियों को हम खिलाना चाहते हैं, उन सबको हमें वो सपोर्ट देना होगा, हमें देना होगा, यानी कि हम महिलाओं को देना होगा। यही बात मैं कहना चाहूँगी। बस याद तो मुझे कोई रखेगा नहीं इन चीज़ों से, रुष्ट जरूर हो जाएंगे मेरी बातों से कुछ। अक्सर जो लोग बड़ी बड़ी क्रांतियाँ करते हैं इतिहास में उन्हीं का नाम दर्ज होता है, तो हम भी यही चाहेंगे और हमारी ये दिल से शुभकामनाएं आपको कि आप भी अपने काम के लिए पूरी दुनिया के अंदर जानी जाएं। निधि जी, आपको 4 बार नेशनल अवार्ड मिला है। जब आपका श्रद्धांजलि समारोह हो रहा हो, जब लोग आप और ये दृश्य आप देखिए कि आप लेटी हुई हैं, शव लेटी हुई है। शिव में से अगर ई की मात्रा निकाल दें, शिव में क्या होता है? कल्याणकारी। भगवान शिव में से उसमें ई की मात्रा निकाल दे तो क्या हो जाता है? शव। ठीक है, आप नीचे पड़ी हैं और वो ई की मात्रा शक्ति ऊपर है, वो विचर रही है, वो आपकी आत्मा ऊपर, आप देख रही है वो क्या हो रहा है। कितने लोग आए हैं, हजारों लोग आए हुए हैं निधि जी के उस पर श्रद्धांजलि समारोह में। तो आप क्या चाहेंगे जब आपके बारे में बोला जाए तो किस तरह की बातें बोली जाएं? भाई किस तरह की लेडी थी, क्या इन्होंने किया, इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, तो आप क्या चाहती हैं अपने बारे में, वो क्या बोलें? ये जो मैं आपके साथ रिश्ता निभा रहा हूँ, थोड़ा सेल्फिश हूँ मैं, अपने पीछे चलने वालों की भीड़ बढ़ा रहा हूँ। बस इतनी सी बात है कि मैं अगर अलग अलग फील्ड्स में कुछ काम कर पा रही हूँ, मैं रूटीन में अपने हस्बैंड को हंसती हूँ, मैं अपनी बिटिया को हंसती हूँ कि मुझे ना फोटोग्राफी का, सेल्फीज़ वगैरह का बहुत शौक़ है। मैं FB पर भी अपनी फ़ोटोग्राफ्स लगाती हूँ।
तो मैं बोलती हूँ कि मैं जब मेरी अंतिम क्रिया वो चल रही होगी श्रद्धांजलि, तब मेरा वो फोटोशूट पूरा ना उस पर चला देना। तो आज मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ नेशनल अवार्ड्स भी वहाँ पर, कि एक चीज़ किसी के लिए जाते जाते भी मैं मोटिवेशन बन पाऊँ, कि जाते जाते भी मैं किसी के लिए कि मैंने ज़िंदगी में क्या किया। बच्चे किस बात पे मुझे याद रखे कि जाने के बाद किसी के दिल में मेरे लिए कोई ऐसी गलानी ना हो कि अच्छा हुआ चली गई, कि जाते हुए ये याद रखे कि हाँ कुछ दिन और रहती तो कुछ और अच्छा ही कर जाती। तो कम से कम ऐसे वर्ष ज़रूर मैं डिज़र्व करना चाहूँगी। हमारी शुभकामनाएं, इतिहास में आप अपना नाम बहुत अच्छे से दर्ज कराएंगे। मीनू जी, आपके लिए भी यही प्रश्न है कि आप परिवार के, समाज के और राष्ट्र के बारे में अपनी क्या धारणा चाहती हैं, और बाद में आपको लोग किस लिए याद करें, आप क्या लेगेसी छोड़ के जाना चाहती हैं, किस एक काम के लिए? वो एक काम क्या है? अगर मैं एक काम पूछूं कि आपके जाने के बाद वो एक काम कौन सा होगा जिसकी वजह से आपको याद रखा जाए? कि मैं एक वर्ड बोलना चाहूँगी जी। अच्छा इंसान, इंसानियत। बहुत बढ़िया। मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपने कामों के लिए जानी जाऊँ। जी। मैं जब जाऊँ तो लोग ये कहे कि हाँ अच्छी इंसान थी, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, गलत नहीं किया, जितना बन पड़ा देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए कर पाई, अपनी जिम्मेदारी जो है अपना 100% दे पाई। मैं इतना चाहूँगी कि हाँ, जैसे निधि जी ने भी कहा, किसी के मन में ये ना आए कि अच्छा हुआ चली गई। अगर कोई सोचे तो ये सोचे अगर होती तो कुछ और अच्छा करती समाज के लिए, देश के लिए। तो यही एक मन में भावना होती है। मेरे पापा कहते थे जब मैं छोटी थी, हमेशा देखिए मेरी जो प्रेरणा है वो मेरे मम्मी पापा हैं, और आफ्टर मैरिज उस प्रेरणा को जो साहस दिया वो दिया मेरे हस्बैंड ने। नो डाउट बाकी फैमिली मेंबर्स भी थे, पर जो एक पिलर होता है वो मेरे हस्बैंड थे। तो मैं सिर्फ इतना चाहूँगी कि जब मैं जाऊँ वो मेरे लिए यही कहें कि तुझसे अच्छा जीवन साथी, मेरे पापा कहें कि तुझसे अच्छी बेटी, और ये देश कहे या हमारे जहाँ हम काम करते हैं जिस फील्ड में, वहाँ जो मुझे जानता है वो ये कहे कि आपसे अच्छा इंसान हम कहीं नहीं मिल पाए। बहुत सुंदर। दोस्तों ये बता दूं कि मीनू जी के हस्बैंड हमारे मित्र कपिल जी भारत विकास परिषद के इस समय स्टेट के, हरियाणा स्टेट के महासचिव के पद पे हैं, और बहुत ही बढ़िया वो लोग काम कर रहे हैं। तो उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए। दोस्तों मन तो ये करता है कि ये सिलसिला चलता रहे, हम अपनी महिला नेत्रियों से बहुत सारे प्रश्न करते रहें, बहुत सारा अपने ज्ञान की वृद्धि करते रहें, प्रेरणा लेते रहें, लेकिन समय की भी मर्यादा है। उनको यहाँ जाने के बाद घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं। तो आज का सेशन ये बहुत अच्छा रहा, और मैं इस सेशन को ख़त्म करूँगा एक अपनी ही कविता, नारी एक रूप अनेक से। कभी माँ बन के अपनी ममता बरसाती हो तुम, कभी माँ बन के अपनी ममता बरसाती हो तुम, खुद भूखी रहकर मुझे रोटी खिलाती हो तुम, गीले में सोकर मुझे सूखे में लिटाती हो तुम, मुझे आंचल में छिपाकर पापा की डांट खाती हो तुम, कभी बहन बनकर मुझ पर प्यार लुटाती हो तुम, कभी बहन बनकर मुझ पर प्यार लुटाती हो तुम, झगड़ा भी करती हो पर मान भी जाती हो तुम, ज़रूरत पड़ने पर मेरा होमवर्क निपटाती हो तुम, शादी के बाद मुझे बहुत याद आती हो तुम, कभी मित्र बन के साथ निभाती हो तुम, मेरे सबसे प्रिय मित्रों में गिनी जाती हो तुम, अपना दुख भूल मुझे ढांढस बढ़ाती हो तुम, हर कदम कदम पर खड़ी नजर आती हो तुम, प्रेमिका बन मेरे दिल को गुदगुदाती हो तुम, नगमे वफा के भी सुनाती हो तुम, भूल जाता हूँ हर गम तेरे पास आने पर, मेरी हर दर्द की दवा बन जाती हो तुम, अपने माता पिता को छोड़ पत्नी बन के आती हो तुम, मेरे मकान को घर बनाती हो तुम, मेरे हर काम में हाथ बटाती हो तुम, खुद नींव का पत्थर बन मुझे आगे बढ़ाती हो तुम, मेरी बेटी बन मेरी बगिया में फूल बन आती हो तुम, मेरे घर आंगन को महकाती हो तुम, आता हूँ जब घर थक हार कर पापा पापा कहकर गोद चढ़ जाती हो तुम, इस तरह है नारी कई रूपों में आती हो तुम, त्याग प्रेम और समर्पण की मूर्त समझी जाती हो तुम, पुरुष तुम बिन अधूरा है उसको हर जगह पूर्ण कर जाती हो तुम, पुरुष तुम बिन अधूरा है उसको हर जगह पूर्ण कर जाती हो। दोस्तों बहुत ही शानदार ये कार्यक्रम रहा।
हमारी 3 लेडीज़ लीडर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाला और हमारे बीच प्रेरक उद्बोधन के लिए आए। हमारे अध्यक्ष राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने एक कंसीव किया आइडिया और शुरुआत की एक अच्छे आइडिया के लिए। और जितने हमारे जैसी साथी बैठे हैं, सोहन जी, विकास जी, और सेंचुरी स्कूल का स्पेशली बहुत धन्यवाद, राम कुमार जी बैठे हैं। तो वो तो हमेशा ही खैर उनका कंट्रीब्यूशन रहता है, कभी किसी काम के लिए मना नहीं करते। और जितनी भी महिलाएं अपना समय निकाल के यहाँ आई हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से भी और जेसी की तरफ से भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।